स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपको गाउस लॉ से रिलेटेड कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट्स बताने जा रहा हूँ। ये जो कॉन्सेप्ट्स आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आप YouTube पे पूरा भी सर्च कर लें तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको नहीं मिलेंगे। अगर आप इनको अंडरस्टैंड कर लेते हैं, ना सिर्फ ये कि एफएससी के एग्जाम में आपको हेल्प मिलेगी, किसी तरह का भी एमसीक्यू आ जाएगा गाउस लॉ में से, आप मुश्किल में नहीं पड़ेंगे। एनडी टेस्ट में भी आपका काम आसान हो जाएगा, आगे जिंदगी में भी आपके काम आएंगे ये कॉन्सेप्ट्स। अगर इसमें से कोई चीज़ समझ नहीं भी आती तो कोई इतनी परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि आज की वीडियो जो है थोड़ी सी एडवांस लेवल पे है, हायर लेवल पे है, और आम तौर पे इन कॉन्सेप्ट्स का ज़्यादातर टीचर्स को भी पता नहीं होता। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखें कि हमने ऑलरेडी स्टडी किया था कि अगर कोई क्लोज सरफेस है उसके अंदर चार्ज पड़ा हुआ है तो हमने कहा था कि उसके लिए फ्लक्स का ये फार्मूला होता है। अब आपके ज़हन में सवाल पैदा होता होगा, हो सकता है आपको ने किसी से पूछा भी हो लेकिन उसने आंसर ना किया हो, कि अगर चार्ज क्लोज सरफेस के बाहर आ जाए फिर क्या होगा। तो इन दैट केस आप देख रहे हो कि यहां से 3 लाइनें गुजर रही हैं सरफेस में से, तो इन अ वे आपको लग रहा होगा कि ये फ्लक्स जो है वो 3 के इक्वल। लेकिन गाउस लॉ से रिलेटेड, फ्लक्स से रिलेटेड एक बात समझ लो क्लोज सरफेस के लिए, वो ये कि जब भी सरफेस क्लोज्ड होगी कोई लाइन बाहर से अंदर आएगी हम उसको नेगेटिव कंसीडर करेंगे, कोई लाइन अंदर से बाहर जाएगी हम उसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। दोबारा समझ लें कि लाइन अगर क्लोज सरफेस में बाहर से आ रही है अंदर तो वो नेगेटिव है, और अगर अंदर से बाहर जा रही है फिर वो पॉजिटिव है। तो इसका मतलब है यहाँ पे 3 लाइनें बाहर से अंदर आई, -3 फ्लक्स हुआ, इसकी वजह से 3 लाइनें अंदर से बाहर गई, उसकी वजह से +3, टोटल फ्लक्स जो है वो 0 के इक्वल आ गया। तो मतलब ये है कि जब भी चार्ज क्लोज सरफेस के बाहर पड़ा होगा उसकी वजह से क्लोज सरफेस के अंदर से फ्लक्स कितना होगा, 0 होगा। वो उसका नेट जो रिजल्ट होगा फ्लक्स के ऊपर वो क्या आंसर आएगा, 0। गाउस लॉ के लिए जब हम शेप बनाते हैं, मोस्टली हम यही शेप बनाते हैं क्योंकि एफएससी की बुक में ये बनी हुई है, और आर्टिस्टिकली भी ये शेप जरा अच्छी लगती है। सरफेस की जो शेप है वो ये वाली बनी हुई है, क्लोज सरफेस है और ये देखने में जरा खूबसूरत लगती है। लेकिन याद रखें कि गाउस लॉ किसी भी आर्बिट्रेरी शेप पे अप्लाई हो सकता है। मिसाल के तौर पे अगर ये आपके पास क्लोज सरफेस है, सरफेस का क्लोज्ड होना जरूरी है बस, और इस डब्बे की तरह भी है तब भी आप इस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी क्लोज सरफेस इस तरह से है तब भी आप गाउस लॉ अप्लाई कर सकते हैं, फ्लक्स उसी फार्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कूलम्स कांस्टेंट K को हमने पुट किया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये हमने उस वक्त पुट कर दिया, आपने शायद सोचा होगा कि ये क्यों पुट किया, तो आज मैं आपको इसकी वजह बताने जा रहा हूं कि ये हमने काम क्यों किया था। ये हमने इसलिए ये सारा काम किया था कि जब हम फ्लक्स की कैलकुलेशन करें और उसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास रिजल्ट आए Q/एप्सिलॉन नॉट। आसान रिजल्ट है, जल्दी से इसमें Q और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट करके रिजल्ट निकाला जा सकता है। अगर हम ये ना करते, K को K ही रहने देते, आज हमारे पास फ्लक्स आया होता, यहां लिख देता हूं 4 पाई K इंटू Q, इसके बराबर आया होता। तो ऐसी सूरत में भी गाउस लॉ लग तो जाता, लेकिन देखिए कितने सारे वेरिएबल्स होते। अब हमने इस तरह लिख लिया है तो वेरिएबल कम है, जल्दी कैलकुलेशन हो सकती है। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और वो किसी क्लोज सरफेस में रखा हुआ है हमने, और क्लोज सरफेस थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी कर लेते हैं हम, तो क्या उसमें से ज्यादा लाइनें गुजर जाएंगी या उतनी गुजरेंगी जितनी चार्ज से निकल रही हैं। तो अब अगर यहां पे देखो तो चार्ज से कितनी लाइनें निकली हैं, 1 2 3 4, और सरफेस में से कितनी क्रॉस कर रही हैं, 1 2 3 4 5 6 लाइंस सरफेस में से क्रॉस होती हुई महसूस हो रही। लेकिन अगर आप इस बात को कंसीडर करो कि ये लाइन जो है यहाँ पे आउटसाइड है, यहाँ पे इनसाइड है, ये लाइन का ये जो पॉइंट है जहां पे मैंने फिंगर रखी हुई है, यहाँ पे ये लाइन बाहर से अंदर आ रही है, तो जहां पे भी बाहर से अंदर आएगी उसको -1 कंसीडर करना है एक लाइन को। बाकी लाइनें देखोगे तो वो कितनी बच गई हैं, अब 5 बच गई हैं, 1 2 3 4 5। 5 में से आप ये 1 माइनस कर दो, 4 लाइनें बच जाएंगी। यानी अगर सरफेस जो है वो क्लोज्ड है, क्लोज्ड होना जरूरी है याद रखें, तो जितनी लाइनें चार्ज के अंदर से निकलेंगी उतनी ही सरफेस में से क्रॉस करेंगी, चाहे आप उसको टेढ़ा मेढ़ा भी कर लो। नेक्स्ट चीज है नेगेटिव चार्ज के लिए फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए आपको पता है कि नेगेटिव चार्ज जब भी होगा क्लोज सरफेस के अंदर, उस पे लाइंस जाके एंड करेंगी, बाहर से लाइंस अंदर आएंगी। तो इसका मतलब यह है कि चूंकि लाइंस बाहर से अंदर आ रही हैं, मैं आपको डिटेल से बता चुका हूं कि लाइन बाहर से अंदर आएगी, फ्लक्स को क्या कहना है, नेगेटिव।
तो अब इसका फ्लक्स यहाँ पे फिजिकली हमें नेगेटिव नजर आ रहा है। अगर हम फार्मूला अप्लाई करें क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट का, क्यू की जगह हम चार्ज की वैल्यू पुट करते हैं, तो चूंकि चार्ज नेगेटिव है इसलिए क्यू की वैल्यू भी नेगेटिव ही पुट करनी है। मिसाल के तौर पे अगर चार्ज से 1 कूलम का है तो क्यू को 1 नहीं पुट करना, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, -1 पुट करना है। जब आप क्यू की वैल्यू नेगेटिव पुट करोगे, फ्लक्स की वैल्यू आपके पास फार्मूले से भी हमेशा नेगेटिव ही आएगी, यानी फिजिकली जो चीज हमें नजर आ रही है कि लाइंस बाहर से अंदर आ रही हैं, फार्मूला भी हमें वही चीज देगा और नेगेटिव रिजल्ट देगा। ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके अलावा भी जाहिर है बाकी लिहाज से भी डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है कि गाउस लॉ जो है वो हमेशा क्लोज सरफेस के लिए ही हम क्यों डिफाइन करते हैं, हम ओपन सरफेस के लिए क्यों डिफाइन नहीं कर देते। वजह ये होती है कि गाउस लॉ क्लोज सरफेस के लिए इसलिए होता है कि क्लोज सरफेस में से जो फ्लक्स गुजर रहा है वो बराबर होता है चार्ज से निकलने वाले फ्लक्स के। यानी अगर चार्ज में से जितना फ्लक्स निकला है, क्लोज सरफेस होगी उसमें से सारा वही गुजरेगा। तो गाउस लॉ की जब हम बात करते हैं तो हम कह तो यही रहे होते हैं कि फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, लेकिन हमारा मकसद जो होता है वो ये होता है कि चार्ज के अंदर से फ्लक्स निकल कितना रहा है। इस वजह से हम हमेशा क्लोज सरफेस की बात करते हैं। अगर हमारी सरफेस ओपन हो जाएगी तो एक तो ये कि जितना फ्लक्स चार्ज के अंदर से निकलेगा जरूरी नहीं सरफेस में से गुजरे। मिसाल के तौर पे अब ये देखो, यहाँ पे सरफेस ओपन है तो चार्ज के अंदर से 4 लाइनें निकली हैं, सरफेस में से 3 गुजरी हैं। तो सरफेस में से लाइनें कम भी गुजर सकती हैं, और अगर आपकी सरफेस ऐसे की है तो इवन देखो अब यहां से सरफेस के अंदर से 1 2 3 4 5 लाइनें गुजरी, ज्यादा भी गुजर सकती हैं। तो इस लिहाज से ये कोई रूल नहीं है कि अब कितनी लाइनें गुजरेंगी। जब सरफेस ओपन होगी फिर सरफेस की ज्योमेट्री पे डिपेंड करेगा, सरफेस की शेप पे डिपेंड करेगा। जब तक सरफेस क्लोज थी तब तक सरफेस की ज्योमेट्री उसकी शेप पे डिपेंड नहीं था कर रहा, तब तक सिर्फ इस बात पे डिपेंड कर रहा था कि चार्ज के अंदर से फ्लक्स निकल कितना रहा है। इस वजह से हम हमेशा गाउस लॉ के लिए क्लोज सरफेस कंसीडर करते हैं, ओपन सरफेस कंसीडर नहीं करते। एक बात। दूसरी बात ये कि जब भी आपकी सरफेस जो है वो ओपन होगी तो एक तो ये कि इनसाइड और आउटसाइड का कॉन्सेप्ट वाजे नहीं रहेगा। मैं ये नहीं कह सकता ये इनसाइड है ये आउटसाइड है, क्योंकि अब मेरी सरफेस ही ओपन है। एक बात। दूसरी बात ये है कि अगर फर्ज करो कि मान लें कि ये चार्ज इसकी आउटसाइड पड़ा, तो जब तक सरफेस क्लोज्ड थी चार्ज आउटसाइड होता था, उसकी वजह से नेट फ्लक्स 0 आता था। लेकिन अब यहां पे देखो चार्ज आउटसाइड है, इसकी वजह से लाइन सरफेस के अंदर एंटर कहीं से नहीं हो रही, एग्जिट कर रही है, तो फ्लक्स जो है यहाँ पे वो +1 आ रहा है। मतलब ये कि सरफेस अगर क्लोज्ड नहीं होगी पूरी तरह, कहीं से थोड़ी सी ओपन होगी, तो उसकी वजह से जो सरफेस के बाहर चार्जेस हैं उनकी वजह से भी सरफेस के अंदर से एक फ्लक्स जो है नेट फ्लक्स वो नजर आना शुरू हो जाएगा। तो इन दोनों चीजों को सामने रखते हुए हम गाउस लॉ सिर्फ डिफाइन करते हैं क्लोज सरफेस के लिए, चाहे नेगेटिव चार्ज हो चाहे पॉजिटिव चार्ज हो। सरफेस क्लोज्ड होगी लॉ लगेगा, क्लोज नहीं होगी लॉ नहीं लगेगा। यहां पे एक और सिचुएशन है जो बड़ी इंटरेस्टिंग है। यहां पे हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, हमने दोनों के अंदर से 4 लाइनें ड्रा की हैं। अब यहां पे देखें कि पॉजिटिव चार्ज के अंदर से 4 लाइनें निकली हैं और वो चारों ही इस सरफेस के अंदर एंटर हो रही हैं। अब अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से फ्लक्स देखता हूं तो 4 लाइनें अंदर एंटर हुई तो फ्लक्स कितना हुआ -4, और बाहर कितनी लाइनें निकली हैं, कोई लाइन भी बाहर नहीं निकली। तो एज ए होल मुझे लग सकता है कि इस चार्ज की वजह से फ्लक्स कितना आ रहा है -4, लेकिन असल में ये जो फ्लक्स है ये इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज तो आपने पास रख के देख लिया था, उसकी वजह से तो फ्लक्स नहीं था आया, वो तो निकल गया था सारा बाहर। ये जो फ्लक्स -4 आ रहा है ये इस नेगेटिव चार्ज की वजह से आ रहा है। अगर ये पॉजिटिव ना भी होता, खाली नेगेटिव भी पड़ा होता, 4 लाइनें अंदर आनी थी, फ्लक्स -4 ही आना था। लेकिन अगर ये नेगेटिव ना होता तो जितनी लाइनें अंदर एंटर होनी थी वो बाहर भी निकल जानी थी, फ्लक्स कितना आ जाना था 0। तो इसका मतलब ये है कि ये फ्लक्स किसकी वजह से आया है, नेगेटिव चार्ज की वजह से -4 फ्लक्स आ रहा है, पॉजिटिव की वजह से नहीं आ रहा है। दूसरे लफ्जों में अगर आसान लफ्जों में ये बात कहें तो फ्लक्स जो कोई गाउसियन सरफेस होती है जो कि क्लोज सरफेस है, उसके अंदर वाले चार्जेस को अकेला कंसीडर कर लेंगे, जितना फ्लक्स तब आएगा अगर बाहर वाले चार्जेस का इफेक्ट साथ शामिल कर लें तब भी उतना ही फ्लक्स आना है। तो बाहर वाले चार्जेस ने फ्लक्स में कोई तब्दीली नहीं कर देनी, फ्लक्स वही रहना है। आपको हो सकता है इल्यूजन क्रिएट हो रही हो कि बाहर वाले चार्जेस की वजह से फ्लक्स आ रहा है,
लेकिन फ्लक्स हमेशा अंदर वाले चार्जेस की वजह से होता है, बाहर वाले चार्जेस की वजह से कोई फ्लक्स नहीं होता, बाहर वाले चार्जेस की वजह से नेट फ्लक्स जीरो आ रहा। अब हमारे सामने एक प्रॉब्लम मौजूद है जो कि काफ़ी आसान है, देख लेते हैं। एक क्लोज सरफेस है, उसके अंदर एक चार्ज 1 कूलम का है, दूसरा 2 कूलम का है, तीसरा नेगेटिव चार्ज है -3 कूलम, और एक और चार्ज, चौथा चार्ज जो है वो बाहर पड़ा है जिसका मैग्नीट्यूड 4 कूलम। अब आपने इस सरफेस में से, क्लोज सरफेस में से टोटल फ्लक्स फाइंड करना है। तो पहली बात तो ये जो आपको समझ आ गई होगी कि अगर क्लोज सरफेस है तो बाहर वाले चार्जेस का कंट्रीब्यूशन नहीं होना फ्लक्स में, फ्लक्स सिर्फ हमने कैलकुलेट करना है अंदर वाले चार्जेस की वजह से। अब देखो अंदर वाले चार्जेस का टोटल कितना है, तो 1 कूलम में 2 कूलम ऐड करते हैं आपके पास 3 कूलम आता है, और उसके साथ साथ ये दूसरा चार्ज है -3 कूलम। तो अगर आप टोटल करोगे तो आपके पास आंसर जो है यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस जो है वो 0 के बराबर। समटाइम्स इसको बाज बुक्स में इस तरह भी डिफाइन करते हैं कि नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय सरफेस। तो नेट चार्ज देखो, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज, तो नेट चार्ज 0 है, इस तरह भी कह सकते हैं। तो जब नेट चार्ज या टोटल चार्ज सरफेस के अंदर 0 होगा, इसका मतलब है इस सरफेस में से जो टोटल फ्लक्स पास करेगा वो कितना होगा, 0 के इक्वल होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि इस सरफेस के तमाम पार्ट्स पे फ्लक्स 0 होगा। हो सकता है किसी पार्ट पे फ्लक्स ज्यादा हो, किसी पे कहीं पे कम हो, कहीं पे बहुत ज्यादा नेगेटिव हो। डिफरेंट पार्ट्स पे फ्लक्स की नेचर डिफरेंट होगी, लेकिन एज ए होल जब हम ऐड करेंगे ना सारे इफेक्ट को, तो वो हमारे पास कैंसिल होके आंसर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। इसमें से कोई नेट फ्लक्स पास नहीं कर रहा होगा सरफेस से बाहर। जितनी लाइंस बाहर की तरफ जा रही होंगी उतने ही बाहर से अंदर भी आ रही होंगी। अब इससे आगे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो प्योरली एंटी टेस्ट से रिलेटेड है या कंपटीशन के एग्जाम से रिलेटेड है। अब देखें कि अगर हमारे पास कोई सरफेस है जो कि फ्लैट सरफेस है, फ्लैट सरफेस से क्या मुराद है कि इस तरह से बिल्कुल फ्लैट सरफेस है। ये अगर इस तरह कर लें तो अब ये कर्व्ड सरफेस है। तो अगर हमारे पास कोई फ्लैट सरफेस है और कोई पॉइंट चार्ज उस फ्लैट सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है, तो होगा क्या कि उसके अंदर से जितनी लाइंस निकलेंगी, आधी इस तरफ को निकल जाएंगी फ्लैट सरफेस के, आधी फ्लैट सरफेस के उस तरफ निकल जाएंगी। उस फ्लैट सरफेस में से कोई लाइन पास नहीं करेगी इस पॉइंट चार्ज की वजह से। तो इसका मतलब है कि जो पॉइंट चार्ज है जिस फ्लैट सरफेस का हिस्सा है, उस फ्लैट सरफेस में से कोई फ्लक्स पास नहीं करता ड्यू टू दैट पॉइंट चार्ज। अब हमारे पास एक क्यूब मौजूद है कुछ इस तरह से, और उसकी एक फेज पे चार्ज पड़ा हुआ है। अब हमने देखना है कि इस फेज पे जो चार्ज पड़ा है इसकी वजह से टोटल क्यूब में से कितना फ्लक्स पास करेगा। अब देखें, दो चीजें हम स्टडी कर चुके हैं। हमने चार्ज क्लोज सरफेस के अंदर रखा था, रिजल्ट निकाला, बाहर रखा तब भी रिजल्ट निकाल लिया। अब चार्ज जो है वो क्लोज सरफेस की बाउंड्री पे पड़ा है। तो ऐसी सूरत में फ्लक्स फाइंड करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा, अगर ये वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो आधा फ्लक्स अंदर आता है, आधा बाहर जाता है। मतलब आधा फ्लक्स क्यूब के अंदर वाली साइड पे आ जाएगा, आधा चार्ज से डायरेक्ट बाहर निकल जाएगा, वो क्यूब की सरफेस में से नहीं गुजरेगा। तो जो अंदर वाली साइड पे आ रहा है उसकी वजह से फ्लक्स कितना होगा, Q/2 एप्सिलॉन। या फिर एक दूसरा तरीका होता है इसको देखने का। आप ये देखो कि ये फेज जो है वो कितने क्यूब्स शेयर कर सकते हैं, चाहे क्यूब हो चाहे क्यूबाइड हो। अब मेरे पास जो इस वक्त चीजें पड़ी हैं वो सारी की सारी जो है वो उनकी शक्ल क्यूबाइड वाली है, क्यूब वाली नहीं है। तो अब देखें कि अगर ये फेज है फर्ज करें और यहां पे चार्ज पड़ा है, तो ये चार्ज जो है वो एक्चुअली अगर देखें, इमेजिन करो आप, तो ये 2 क्यूब्स शेयर कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आधा फ्लक्स इसमें से गुजरना है, आधा इसमें से गुजरना है। Q/2 एप्सिलॉन नॉट इसमें से गुजरेगा, Q/2 एप्सिलॉन नॉट इसमें से गुजरेगा। अब आप सोचोगे कि यहां तो एक ही क्यूब है, 2 है ही नहीं। अगर ये वाला क्यूब जो है, ये राइट साइड में जो मेरा है, ये यहां हो तब भी इसमें से जो फ्लक्स गुजरना है वो वही गुजरना है इसके ना होने से जो गुजरना है। अगर फ्लक्स चार्ज जो है वो क्यूब के फेज से की बजाय क्यूब की साइड पे आ जाता है, यहां पे चार्ज आ गया, 2 फेसेस के इंटरसेक्शन पे आ गया, फिर क्या होगा? अगर यहां पे बताऊं तो चार्ज अब यहां नहीं पड़ा बल्कि यहां पड़ा है। तो अब ऐसी सूरत में जब चार्ज यहां पड़ा है तो आप देखो कि आप कितने क्यूब्स शेयर कर सकते हैं इसको, 2 और
ये देखो कि चार्ज यहाँ पे है, अगर इस तरह से मैं क्यूब्स जोड़ दूं तो इस क्यूब में भी इसका शेयर आ जाएगा, इस चार्ज का, पॉइंट चार्ज का, अगर ये बिल्कुल टच कर रहे हो तो, और उस तरह से इसमें भी आ जाएगा। तो जो चार्ज जो है वो इस तरह से एज पे पड़ा होता है, उसके अंदर 4 क्यूब्स शेयर कर सकते हैं इस तरह से। तो उस वजह से क्या होता है कि इसका इस सूरत में जो फ्लक्स होगा वो Q/2 एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा, बल्कि उससे मजीद आधा हो जाएगा, क्योंकि 4 क्यूब्स में फ्लक्स डिवाइड हो रहा है, Q/4 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब देखें कि क्यूब में फ्लक्स चार्ज पड़ा कहां पे था, यहां पड़ा है ना। अब ये 2 फेजेस के अंदर है, इस फेज के अंदर भी एक तरह से और इस फेज के अंदर भी। इस असूल के मुताबिक इन दोनों फेजेस में से फ्लक्स 0 होगा, बाकी फेजेस में से फ्लक्स जो है वो पास कर रहा होगा। अब लास्ट में चीज रह गई कि अगर चार्ज जो है वो क्यूब के कॉर्नर पे आ जाए फिर क्या होगा। मतलब यहां की बजाय चार्ज आपका कॉर्नर पे आ गया, यहां आ गया। अब आपने फिर उसी तरह देखना है कि एक कॉर्नर जो है वो क्यूब का, वो कितने क्यूब्स शेयर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर क्यूब्स 4 इस तरह पड़े हों तो ये जो कॉर्नर है, कोई भी एक कॉर्नर, वो चारों क्यूब्स शेयर कर रहे हैं, लेकिन कॉर्नर के अंदर हम मजीद 4 क्यूब्स भी ला के रख सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूं कि अगर ये 4 क्यूब्स पहले से हैं और ये 4 मैं ला के और इस तरह से यहां ज्वाइन कर दूं तो ये 8 क्यूब्स हैं, और एक कॉर्नर जो है वो ये वाला, वो 8 के अंदर शामिल है। तो इस लिहाज से जब भी चार्ज जो है वो किसी क्यूब के कॉर्नर पे पड़ा होता है तो उसकी वजह से जो फ्लक्स होता है वो Q/4 की बजाय कितना हो जाता है, Q/8, क्योंकि कॉर्नर कितने क्यूब्स शेयर करते हैं आपस में, 8 क्यूब्स शेयर करते हैं।